गुड मॉर्निंग। आज हम अंग्रेज़ों के द्वारा जो सिंध के ऊपर विजय प्राप्त की गई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। अहमद शाह अब्दाली के समय में सिंध प्रदेश पर अफ़गानिस्तान का अधिकार हो गया था, लेकिन अब्दाली के कमज़ोर उत्तराधिकारियों के शासनकाल में एक शक्तिशाली अमीर फ़तेह अली खां जो था उसने सिंध प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया। 1800 ईस्वी में जब फ़तेह अली की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारियों ने सिंध प्रदेश को आपस में बांट लिया। सिंध के ये शासक अमीर कहलाते थे। 19वीं सदी के शुरुआत में सिंध प्रदेश के ऊपर 3 अमीरों का शासन था। एक की राजधानी थी खैरपुर और इसके अधिकार में सिंध का उत्तरी भाग था। वहीं दूसरे की राजधानी थी हैदराबाद और इसके अधिकार में सिंध का दक्षिणी क्षेत्र था। तो तीसरे अमीर की राजधानी मीरपुर थी और सिंध का उत्तर पूर्वी क्षेत्र इसके अधिकार में था। इन तीनों अमीरों में कभी एकता नहीं हो पाई, जिससे सिंध सैनिक दृष्टि से कभी भी शक्तिशाली नहीं बन पाया था। सिंध को भौगोलिक जो स्थिति है सिंध की वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसके पश्चिम में अफ़गानिस्तान का राज्य था और सिंध के अमीरों को हमेशा अफ़गान आक्रमण का भय बना रहता था। अफ़गानिस्तान के शासक भी समय समय पर सिंध के ऊपर अपने राजनीतिक अधिकार की बात दोहराते रहते थे। अफ़गानों से भी बड़ा खतरा महाराजा रणजीत सिंह से था, जिसके राज्य की सीमाएं उत्तरी सिंध से आ मिली थी और जो सिंध विजय के स्वप्न देखने लगा था। सबसे गंभीर खतरा भारत में नवोदित कंपनी सरकार से था, जिसकी सीमाएं पूर्वी सिंध तक आ पहुंची थी। जब महाराजा रणजीत सिंह ने सिंध की तरफ ध्यान देना शुरू किया तो कंपनी ने भी तुरंत सिंध की तरफ ध्यान दिया। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया में रूस के बढ़ते हुए प्रभाव से कंपनी के जो संचालक थे वो विचलित हो उठे। रूस की प्रगति को रोकने की दृष्टि से ही बाद में प्रथम अफ़गान युद्ध जो है वो लड़ा गया था। चूँकि स्थल मार्ग से बोलन दर्रे से होकर भारत में आने का मार्ग सिंध की सीमाओं में से होकर आता था, इसलिए अब सिंध का सामरिक और राजनीतिक महत्व जो है वो बढ़ गया था। इसके लिए सिंधु नदी के जलमार्ग की उपयोगिता की जांच पड़ताल करने की दृष्टि से 1831 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर बर्न्स को सिंधु नदी के मार्ग से लाहौर भेजा गया। बर्न्स ने वापस आकर गवर्नर जनरल को रिपोर्ट दी कि सिंधु नदी व्यापार की दृष्टि से पूर्ण रूप से उपयोगी है। इसके बाद गवर्नर जनरल जो हैं उनके कच्छ में स्थित अंग्रेज रेजिडेंट पॉन्टिगर को सिंध के अमीरों के साथ व्यापारिक संधि की बातचीत करने का काम सौंपा गया और अप्रैल 1832 ईस्वी में उन्होंने कंपनी के साथ व्यापारिक संधि कर ली। संधि से ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति इन मार्गों पर सैनिक सामान नहीं लाएगा और कोई सैनिक नाव या जहाज़ सिंध नदी में नहीं आएगा। तीसरा, यह भी तय किया गया कि कोई भी अंग्रेज व्यापारी स्थायी रूप से सिंध में नहीं रहेगा। कुछ वर्षों के बाद जब महाराजा रणजीत सिंह ने सिंध की तरफ बढ़ने का विचार किया तो अंग्रेज़ों ने ये जो स्थिति थी इसका लाभ उठाया। उन्होंने अमीरों को रणजीत सिंह के आक्रमण का भय दिखाया और कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लेने की सलाह दी। सिंध के अमीर जो थे इन्होंने संरक्षण तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन 1838 ईस्वी में उन्होंने कंपनी के साथ एक नई संधि आवश्यक कर ली, जिसके अंतर्गत संधि के की गई थी। इसके अनुसार अंग्रेज़ों ने अमीरों और रणजीत सिंह के आपसी संबंधों को अच्छा बनाने में अपनी सहायता का वचन दिया। दूसरा, सिंध के अमीरों ने हैदराबाद में एक ब्रिटिश जो रेजिडेंट है वो रखना स्वीकार किया। तीसरा, रेजिडेंट की सुरक्षा के लिए आवश्यक सैनिकों को रखना भी स्वीकार किया। इस प्रकार सिंध के अमीरों के साथ कंपनी का राजनीतिक जो संबंध था वो शुरू हुआ, जो अमीरों की स्वतंत्रता के लिए घातक सिद्ध हुआ। 1838 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने शाह शुजा जो था उसको फिर से अफ़गानिस्तान का शासक बनाने का निश्चय किया।
जिससे प्रथम अफ़गान युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध में सहायता के नाम पर सिंध के अमीरों पर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ लाद दिया गया। इसके बाद अमीरों से कहा गया कि मौजूदा स्थिति में 1832 ईस्वी की जो संधि है इसका पालन किया जाना संभव नहीं है और वे अंग्रेजी सेना को सिंध से होकर अफ़गानिस्तान जाने की स्वीकृति दें। फिर उन्हें सेना के आने जाने में पूरा सहयोग देने को कहा गया। इसके बाद कंपनी ने सेना के आवागमन की दृष्टि से शिकारपुर, भक्कर और कराची के ऊपर जबरन अधिकार कर लिया। ये सब कुछ इसलिए करना पड़ा कि महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजी सेनाओं को पंजाब से आने जाने की सुविधा नहीं दी थी और अंग्रेज इस समय रणजीत सिंह को अप्रसन्न करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए सिंध के अमीर जो थे इनको दबाया गया। इसके बाद खैरपुर, हैदराबाद और मीरपुर के अमीरों को एक एक करके कंपनी के साथ नई संधि करने को विवश किया गया, जो सहायक संधि व्यवस्था का ही एक अंग थी। इन संधियों के अनुसार अमीरों ने कंपनी की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर लिया। दूसरा, अपने विदेशी संबंध थे इनका नियंत्रण कंपनी को सौंप दिया। तीसरा, उसने राज्यों में कंपनी की सहायक सेना रखना स्वीकार किया और आवश्यकता पड़ने पर कंपनी को सैनिक सहायता देना भी स्वीकार किया। चौथा, ब्रिटिश सहायक सेना का खर्च देना जो है वो भी स्वीकार किया। इस प्रकार इन संधियों से अमीर अपनी स्वतंत्रता से हाथ धो बैठे और सिंध पर अंग्रेज़ों का राजनीतिक और सैनिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय अब उपयुक्त अवसर की बात रह गया था। प्रथम अफ़गान युद्ध में अंग्रेज जो थे उनको बहुत ही बदनामी उठानी पड़ी, लेकिन इस युद्ध से उन्हें सिंध की सामरिक स्थिति का महत्व मालूम हो गया। वैसे देखा जाए तो सिंध की विजय अफ़गान युद्ध से संबंधित ही नहीं थी, बल्कि इसका परिणाम थी। नेपियर ने लिखा है कि वह अफ़गानी तूफ़ान की पूंछ थी। 1842 ईस्वी में एलन बरो जो हैं वो नए गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। सिंध को स्थायी रूप से कंपनी के अधिकार में लेना जरूरी था। इस काम को पूरा करने के लिए उसने सितंबर 1842 ईस्वी में एक सैनिक अधिकारी चार्ल्स नेपियर को नया रेजिडेंट बनाकर सिंध भेजा। नेपियर ने सिंध पहुंचते ही अमीरों को एक नई संधि करने के लिए कहा, जिसमें कि शर्तें जो थी इस नई संधि की वो इस प्रकार से थी। पहली, कराची बंदरगाह, शिकारपुर तथा सिंध नदी पर स्थित शक्कर और भक्कर के किले तथा उसके आसपास की भूमि जो थी वो ब्रिटिश सहायक सेना के खर्चे के बदले में स्थायी रूप से कंपनी को दे दी जाए। दूसरी, सिंध में सिक्के चलाने का अधिकार कंपनी को दे दिया जाए। तीसरा, सिंध नदी में आने वाले अंग्रेजी जहाज़ों को कोयला दिया जाए। सिंध के अमीर बिना प्रतिरोध के अभी तक अंग्रेज़ों की जितनी भी मांगें थी उनको पूरा करके आए थे, लेकिन ये जो नई शर्तें थी इनसे उनका संयम टूट गया। इसी समय एक और घटना घटित हुई जिससे कि स्थिति थी वो और भी अधिक बिगड़ गई। खैरपुर का अमीर अली रुस्तम काफ़ी बूढ़ा हो चुका था
उसने अपने पुत्र मीर मोहम्मद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अली रुस्तम के छोटे भाई अली मुराद ने उसके उत्तराधिकार का विरोध किया। इस प्रकार उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया। नेपियर ने अली मुराद को अमीर बनाने का वायदा कर दिया और सेना सहित खैरपुर जा पहुँचे। नेपियर के हस्तक्षेप से सिंध के अमीर ही नहीं बल्कि अधिकांश बलूची सरदार जो थे वो क्रोधित हो उठे और उन्होंने हैदराबाद में कंपनी के प्रतिनिधि ऑट्रम के निवास पर हमला कर दिया। ऑट्रम बचकर भाग गया, परंतु यही घटना जो थी युद्ध का कारण बन गई। फरवरी 1843 ईस्वी को हैदराबाद के निकट म्यानी नामक स्थान पर बलूचियों और अंग्रेज़ों के मध्य पहला युद्ध लड़ा गया, जिसमें बलूची परास्त हुए। हैदराबाद पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। इसके बाद मार्च 1843 ईस्वी को दाबो के युद्ध में नेपियर ने मीरपुर के अमीर शेर मोहम्मद को परास्त किया। इस पराजय के बाद अमीरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नेपियर ने गवर्नर जनरल को सूचना भेजी कि मैंने सिंध ले लिया है। कुछ महीनों के बाद संपूर्ण सिंध जो था वो उसको कंपनी के राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। अंग्रेज़ों के द्वारा सिंध की जो विजय की गई थी, यह उनकी साम्राज्यवादी नीति का एक ज्वलंत उदाहरण है। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने मैसूर, अवध, पंजाब और सिंध तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। थैंक यू।